अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम अपना लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं वो है फिलिंग, पैकेजिंग एंड वेरियस मटेरियल यूज फॉर पैकेजिंग। ठीक है, इसमें हमने क्या करना है, इसमें हम डिस्कस करेंगे कि आपकी पैकेजिंग के लिए मटेरियल कौन सा यूज होता है, कंटेनर कौन से यूज होते हैं, कितनी टाइप्स होती हैं पैकेजिंग की, और ये क्यों रिक्वायर्ड। बेसिकली पैकेजिंग ना एक आर्ट होता है और एक साइंस है जो कि आपकी प्रोडक्ट की ट्रांसपोर्ट के लिए, उसके स्टोरेज के लिए, उसके डिस्प्ले के लिए और उसके यूजेज के लिए इन अ प्रॉपर वे, इन अ वेल डिफाइंड मैनर ज़रूरी होती है। ठीक है, आप प्रोडक्ट को, ऑब्वियस सी बात है, आपने प्रोडक्ट एक जगह पे मैन्युफैक्चर की, आपने उसे पेशेंट तक लेके जाना है, आप उसे कैसे लेकर जाएंगे। ठीक है, आप उसकी स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग उस पेशेंट, बाकी सारे फैक्टर्स भी माइंड में रख के उसके अकॉर्डिंग उसे फिल करेंगे। ठीक है, अ, जिसमें ऐसी जो भी मटेरियल जिसके अंदर आपकी जो ड्रग होती है, या ड्रग सॉरी कह रहे हैं, जो आपकी डोजेज फॉर्म है वो डायरेक्टली स्टोर की जाती है। ठीक है, ये डायरेक्टली कांटेक्ट में होती है, उसको हम कहते हैं प्राइमरी पैकेजिंग। ठीक है, ये उसका ना बेसिकली कंटेनर होता है, जैसे सिरप्स आपकी बॉटल्स में आते हैं। ठीक है, फिर उसको फर्दर रैप किया जाता है इन अ सेकेंडरी बॉक्स और सेकेंडरी पैकेजिंग। ठीक है, अब वो सेकेंडरी पैकेजिंग आ जाती है जिसमें जैसे कि आपके सिरप्स का एक बाहर और एक और बॉक्स होता है। ठीक है, वो सेकेंडरी पैकेजिंग में आ जाता है। फिर एक टर्शरी आ जाता है, टर्शरी फिर उसे डिफरेंट कार्टन्स में बैच वाइज क्या किया जाता है, उसे बैच बैच वाइज उन्हें एडजस्ट किया जाता है, ठीक है, पैक किया जाता है। फिर उसके बाद वो जो बैचेस होते हैं फिर उसको बड़े कार्टन्स में ढाल दिया जाता है। ठीक है, अब ये सारी चीजें रिक्वायर्ड क्यों होती हैं। सबसे पहले प्रोडक्ट की को डिग्रेडेशन से बचाने के लिए उसे केमिकल, ठीक है, उसे केमिकल से, केमिकल रिएक्शन से, एनवायरमेंटल हैजर्ड से, फिजिकल हो या जो भी हो, ठीक है, उनसे प्रिवेंट करने के लिए, उसकी इजीली ट्रांसपोर्टेशन के लिए, और फिर पेशेंट के लिए भी ईज करने के लिए कि वो इजीली उसे एडमिनिस्टर कर सके वाया दैट पैकेजिंग। ठीक है, और उसे इजीली स्टोर भी किया जा सके। सूटेबल पैकेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, स्पेशली आपकी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। ये आपकी प्योरिटी को, पोटेंसी को, स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट को के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, क्योंकि देखें, अगर आप उसका पैकेजिंग मटेरियल ठीक नहीं होगा, या पैकेजिंग मटेरियल ऐसा है कि उसके साथ आपके जो डोजेज फॉर्म है उसने रिएक्ट कर लिया, तो अल्टीमेटली आपकी जो प्रोडक्ट है वो प्योर नहीं रहेगी, उसकी पोटेंसी, उसकी एफिकेसी लॉस्ट हो जाएगी, प्रोडक्ट स्टेबल भी नहीं रहेगी, और जो उसने थेराप्यूटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करना था वो थेराप्यूटिक इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करेगी। अच्छा, अगर हम देखें तो ये आपका मेजर पार्ट है आपकी फॉर्मुलेशन का, और इसकी सिलेक्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और आपकी प्रोडक्ट की, आपके डोजेज फॉर्म की नेचर पे डिपेंड करता है कि आप किस मटेरियल का कंटेनर लेंगे। कंपोनेंट ऑफ पैकेजिंग अगर देखें तो इसमें एक कंटेनर होता है, एक कोलेयर होता है, कोलेयर बेसिकली कैप को बोलते हैं, फिर कार्टन और आउटर पैक आ जाता है, फिर बॉक्स आ जाता है। ठीक है, कंटेनर क्या है, जिसमें आपके प्रोडक्ट को प्लेस किया जाता है। कोलोयर जिससे सील किया जाता है आपके कंटेनर को, ताकि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मॉइस्चर वगैरह, बैक्टीरिया वगैरह, पैथोजन, इन सब से उसे प्रिवेंट किया जा सके। और अगर कोई लॉस ऑफ वाटर है या वॉलेटाइल सब्सटेंसेस है, उनको भी प्रिवेंट किया जा सके। कार्टन और आउटर पैकेजिंग क्यों होती है, सो दैट उसे मैकेनिकल डिग्रेडेशन से प्रिवेंट किया जा सके। ये सेकेंडरी पैकेजिंग होती है, भी बहुत ज़रूरी होती है। उसके अलावा इसके ऊपर ना इसका नेम वगैरह, बैच नंबर सब कुछ मेंशन होता है, तो उसे अरेंज करना, डिस्प्ले करने में भी ईजी हो जाती है। बॉक्स, फिर उसके बाद ये मल्टीपल्स ऑफ प्रोडक्ट्स होती हैं जो पैक की जाती हैं एक बॉक्स में, ताकि उन्हें सेफली जो है ट्रांसपोर्ट किया जा सके। रिक्वायरमेंट ऑफ पैकेजिंग क्या, रिक्वायरमेंट्स फॉर अ पैकेजिंग मटेरियल, कि पैकेजिंग मटेरियल के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, उनमें क्या क्या कौन सा मटेरियल हमें यूज करना चाहिए एज अ कंटेनर या कोलेयर। ऐसा मटेरियल होना चाहिए जो नॉन टॉक्सिक हो, टॉक्सिक ना हो।
ठीक है, उसमें से कोई भी टॉक्सिक केमिकल ना रिलीज होता हो, वो आपके प्रोडक्ट के साथ नॉन रिएक्टिव हो, रिएक्ट ना करे, जिसका कोई टेस्ट और कलर ना हो, जो आपकी प्रोडक्ट को स्टेबल रखे, ठीक है, उसे प्रोटेक्ट करे इन्वायरमेंटल हैजर्ड से, ऐसा मटेरियल होना चाहिए। उसके अलावा अगर हम देखें तो वो कॉस्ट इफेक्टिव भी होना चाहिए, उसकी जो होनी चाहिए स्पीड ऑफ पैकिंग वो भी अच्छी होनी चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन भी इजी हो, और एफडीए अप्रूव होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा आप कोई भी मटेरियल यूज नहीं कर सकते जो एफडीए से अप्रूव नहीं है। अ फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द चॉइस ऑफ पैकेजिंग मटेरियल, ये कौन कौन से फैक्टर हैं जो जो पैकेजिंग मटेरियल को चूज करने में रोल प्ले करते हैं। सबसे पहले आपकी प्रोडक्ट, आपकी फिजिकल और केमिकल नेचर आपकी प्रोडक्ट का बहुत मैटर करता है कि आपने मटेरियल कौन सा लेना है, ठीक है। आपके एक्सिपिएंट्स, आपके कौन कौन से केमिकल डोजेज फॉर्म में प्रेजेंट है, आपने किस टाइप ऑफ पेशेंट को आप लोग जो है टारगेट कर रहे हैं। जैसे अगर बच्चे हैं तो बच्चों के लिए कौन से होने चाहिए बॉटल्स, ठीक है। जो बेबीज हैं उनके लिए ड्रॉप्स होने चाहिए, ड्रॉप्स वाली बॉटल्स होनी चाहिए। हर मतलब हर जो है पेशेंट के अकॉर्डिंग आपने क्या करना है, अपना पैकेजिंग मटेरियल भी सिलेक्ट करना है। जैसे अब बच्चों के लिए ना हम लोग जो होती हैं डिफरेंट, उनकी वजह से ना हम जो प्रेस्ड कैप्स होती हैं वो यूज करते हैं आजकल मैक्सिमम सिरप्स पे ना। वो कैप्स होती है जिन्हें थोड़ा प्रेस करना पड़ता है, जिसे थोड़ा सा पुश इन करना पड़ता है, और फिर वो ओपन होती है, ठीक है, सो दैट वो ओपन ना कर लें उसको। अच्छा, उसके अलावा जो है आपकी पैकेजिंग स्टाइल, ठीक है, और पेशेंट को अट्रैक्ट करने के लिए और लीगल रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग भी ये सारी चीजें भी आपकी मैटर करती हैं। फिर मार्केट, ठीक है, जो आपका चैनल ऑफ सेल है वो भी कंसिडर करना पड़ता है आपको कि आपने किसके लिए बनानी है, किसको देनी है, किसने एडमिनिस्टर करवानी है, किसको एडमिनिस्टर करवानी है, जैसे डॉक्टर, डेंटिस्ट, नर्स, पेशेंट, इन सब के लिए जो है वो डिफरेंट आपकी जो है रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो उसी इन सब चीज फैक्टर्स को भी आपको ध्यान में रखना पड़ता है। फिर आपकी आ जाती है डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अब देखें जो लार्ज कार्टन होते हैं, जैसे आपके कोई भी प्रोडक्ट है फिर उसे लार्ज कार्टन में स्टोर किया जाता है, सो दैट ट्रांसपोर्टेशन कन्वीनियंट हो सके, रास्ते में कोई आपका मटेरियल जो है या आपकी प्रोडक्ट है वो उसमें कोई भी आपको कोई भी ब्रेकेज ना हो, ठीक है। सारी चीजें वगैरह आपने नोटिस में रखते हुए अपना मटेरियल सिलेक्ट करना होता है। फिर आपको क्योंकि पता है कि आपने फिर होलसेल, पहले ये मैन्युफैक्चर होती है, फिर होलसेलर्स के पास जाती है, फिर रिटेलर्स पे जाती है, फिर आपकी जो है आउटलेट्स में जाती है, और फिर आगे पेशेंट को रिसीव होती है। तो ये जो है आपका मटेरियल ऐसा होना चाहिए जो ट्रांसपोर्टेशन को फैसिलिटेट कर सके, ठीक है, और उसकी स्टोरेज को भी स्टोरेज स्टोरेज कंडीशंस, ठीक है, उसके साथ भी कंपैटिबल हो। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज, अब जो आपकी स्टेबिलिटी है ना, जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज की, उसको भी कंसिडर करना चाहिए। अब इसमें ना कुछ चीजें इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। जैसे आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं उनको आपको ना रिव्यू करना चाहिए, उसमें फर्दर रिवाइज जो है न्यू न्यू चीजें लानी चाहिए आपको, प्रोडक्ट डिजाइन से रिलेटेड, ये मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, अपनी पैकेजिंग से रिलेटेड, ठीक है। तो इन्हें ऑन एंड ऑफ आपको ना रिव्यू भी करना चाहिए, और इसमें अपग्रेडेशन की भी रिक्वायरमेंट होती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी। फिर ये सेल्स में भी, इवन के आपकी टारगेटिंग में भी, इन सब चीज़ों में। फिर फंक्शन ऑफ पैकेजिंग देख लेते हैं। ये बेसिकली आपकी प्रोडक्टिव फंक्शन देते हैं, स्टोरेज फंक्शन देते हैं, लोडिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन को इजी करते हैं, और आइडेंटिफिकेशन के लिए। सबसे पहले प्रोटेक्टिव फंक्शन आता है। तो प्रोटेक्टिव फंक्शन में यही होता है कि आपकी जो मटेरियल होता है आपको फिजिकल, केमिकल, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन से रोक बचाता है आपकी प्रोडक्ट को, ठीक है। कंटेमिनेशन नहीं होने देता, ठीक है, डैमेज से रोकता है, कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट हो जो इन्वायरमेंट का हो सकता है उससे प्रिवेंट करता है। जैसे कि अगर हम सिंपल एग्जांपल सिरप की ले लेते हैं, उनकी बोटल्स जो होती हैं
एम्बर कलर की होती हैं। एम्बर कलर की बोतल का मकसद ये होता है कि वो लाइट से उसे लाइट की डिग्रेडेशन से बचाएं, ठीक है। फिर जो उसका मटेरियल होता है वो उससे फिजिकल डिग्रेडेशन से प्रिवेंट करता है। सील कैप्स होती हैं उनमें। अच्छा, उसके बाद है स्टोरेज फंक्शन। अब आपने देखे स्टोर भी करना होता है मेडिसिन को, ठीक है, तो आपका मटेरियल ऐसा होना चाहिए जो स्टोरेज को भी फैसिलिटेट कर सके, ठीक है, उस इजी रहे और उसमें कोई इशू ना आए। फिर लोडिंग एंड ट्रांसपोर्ट का है, लोडिंग एंड ट्रांसपोर्ट भी बहुत क्रूशियल पार्ट है। अच्छा, इसमें फिर आपकी क्या होती है, एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसपोर्ट, हैंडलिंग, स्टोरेज ऑफ गुड्स, ये सारी चीजें मैटर करती हैं। तो आपने ना ऐसे हर चीज को पहले से अपने पैकेजिंग को भी ऐसे डिजाइन करना है कि वो इजीली हैंडल हो जाए और स्पेस भी सेव हो और स्टोरेज, सो दैट स्टोरेज में भी फैसिलिटेशन हो। फिर आइडेंटिफिकेशन है, फिर आपने प्रॉपरली जो है आपने पैकेजिंग जो है उस पे टैग्स लगाने, आइडेंटिफिकेशन मार्क्स सेट करने हैं, ठीक है, हर स्टेज पे, प्राइमरी पैकेजिंग हो, सेकेंडरी हो, टर्शरी हो, जो भी पैकेजिंग है उस सबको आपने क्लियरली आइडेंटिफाइबल बनाना है, ठीक है, सो दैट कोई भी हैजर्ड से प्रिवेंट किया जा सके, क्योंकि जो पेशेंट की जो लाइफ है वो इस पे डिपेंड करी होती है करेक्ट आइडेंटिफिकेशन पे, ठीक है। क्योंकि अगर जैसे इमरजेंसी सिचुएशंस हो जाती हैं उनमें फिर अगर देखें, अगर दो प्रोडक्ट्स हैं बिल्कुल सेम ही जैसे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि जब इमरजेंसी कंडीशन है उसकी जगह कोई दूसरी प्रोडक्ट यूज कर ली जाए सिर्फ इस कलर वगैरह को देख के या कुछ। तो आपका ना बिल्कुल जो लेबलिंग वगैरह है और वो सब कुछ वो बहुत डिफरेंट होनी चाहिए, वो प्रॉपर होनी चाहिए, सो दैट कि जो लुक अलाइक वाला जो थोड़ा सा इशू आ जाता है उसको प्रिवेंट किया जा सके। उसके बाद आपकी पैकेजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ पैकेजिंग मटेरियल है, ठीक है, कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज आपके पैकेजिंग मटेरियल में होनी चाहिए। तो बेसिक वही है, सारी बातें इधर उन्होंने काफी सारे पॉइंट्स में आपको दे दिया है कि उसमें मैकेनिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज, ये सारी उसमें होनी चाहिए। इन्हें वन बाय वन हम डिस्कस कर लेते हैं। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में क्या है कि ऐसा मटेरियल होना चाहिए जो मैकेनिकल प्रेशर्स को विथ स्टैंड कर सके, हैंडलिंग, फिलिंग, क्लोजिंग, प्रोसेसिंग, इन सब में, ताकि आपको कोई इश्यू ना हो, ठीक है। तो वो उसके बाद फिजिकल आ जाता है। फिजिकल में ये सबसे पहला जो आपका पॉइंट है वो ये है कि मटेरियल आपका जो है इम्परवियस होना चाहिए, ठीक है, जो कि अलाउ ना करे किसी भी चीज को अपने आप से पास करने की, ताकि कोई कंटेमिनेशन ना हो, सॉलिड, लिक्विड, गैस, वेपर्स, माइक्रोब, कोई भी उससे क्रॉस ना कर सके। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो ये है कि आपका जो कंटेनर है वो हीट को, ठीक है, विथस्टैंड कर सके, क्योंकि उसके बाद उसकी स्टेरिलाइजेशन भी करनी होनी है, तो उसको विथस्टैंड कर सके ऐसा मटेरियल होना चाहिए। जो सरफेस है उस पर क्लियर लेबलिंग होनी चाहिए और प्लास्टिक का भी वो हो सकता है। अब इसमें आपके डिफरेंट साइजेस भी अवेलेबल होना चाहिए। फिर जो आपका मटेरियल है वो लाइट से भी आपको आपकी प्रोडक्ट को प्रिवेंट करे, यूवी एब्जॉर्बेंट जो है होना चाहिए। अच्छा, और बाकी ये है कि कंटेनर कोई ऐसा ना हो कि जो इन्वायरमेंट की चीज़ों को एब्जॉर्ब करता हो, ठीक है, नॉन एब्जॉर्बेबल होना चाहिए मटेरियल। जैसे कि अगर हम देखें तो एब्जॉर्प्शन हो सकती है आपके वाटर की इन द कार्डबोर्ड फ्रॉम क्रीम्स। अगर क्रीम्स आप डायरेक्टली कार्डबोर्ड बोर्ड में पैक करना स्टार्ट करते हैं तो वो जितना मॉइस्चर होगा वो सारा कार्डबोर्ड में चला जाएगा, ठीक है, और आपकी प्रोडक्ट खराब हो जाएगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर केमिकल प्रॉपर्टीज आ जाती है, इसीलिए हम उन्हें जो होता है वो जो मेटालिक पैकेजिंग होती है, मेटालिक ट्यूब्स होती हैं, उनमें हम उन्हें क्या करते हैं, उनमें वो स्टोर करते हैं, पैक करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज में अगर हम देखें तो सबसे जरूरी जो चीज है कि जो कंटेनर का लेयर है वो जो है नॉन रिएक्टिव होने चाहिए, ठीक है, रिएक्ट ना करें, प्रोडक्ट के प्रेजेंस में भी, प्रोडक्ट के बगैर भी।
रिएक्ट नहीं होना चाहिए। सबसे पहले ज़रूरी चीज़ ये है। उसके बाद जो सेकंड है, अ, जो प्रोडक्ट अगर आप डाल देते हैं अपने उस कंटेनर में, तो प्रोडक्ट भी उसके साथ रिएक्ट नहीं करनी चाहिए। अब इधर एक एग्जांपल दी हुई है अल्कलाइन सब्सटेंसेस की, कि अल्कलाइन सब्सटेंसेस को अगर हम एल्यूमिनियम कंटेनर्स में ऐड कर दें तो वो रिएक्ट करना शुरू कर देती हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर जो सब्सटेंसेस हैं उनको मस्ट नॉट बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द प्रोडक्ट। ऐसे ना हो कि वो एक्सट्रैक्ट कर लें, जैसे आपकी लॉस ऑफ बैक्टीरियासाइड्स हो जाए फ्रॉम इंजेक्शन, ठीक है। सोल्यूशन टू रबर्स, जैसे कि आपकी जो बैक्टीरियासाइड्स हैं, बैक्टीरियासाइड्स क्या होते हैं, बैक्टीरिया को किल करने वाले एजेंट्स। ऐसा ना हो कि इंजेक्शन से निकल के कहाँ मूव कर जाए, वो रबर्स में चले जाएं, ठीक है, ऐसे नहीं होना चाहिए। ये बहुत ही आपका नाम स्पेसिफिक मटेरियल होता है और स्पेसिफिक मटेरियल ही यूज करना चाहिए। और आपके एक और भी है कि कोई भी कंटेनर या कोई लेयर ऐसी चीज ना देता हो जो कि आपकी प्रोडक्ट का पार्ट बने, ठीक है। जैसे कि एल्कली फ्रॉम गैस, या फिर जो प्लास्टिसाइजर्स आ जाते हैं फ्रॉम प्लास्टिसाइड्स, ठीक है, ये भी चीज़ आपको देखनी पड़ती है। उसके बाद आपकी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज में देखें तो जो आपकी मटेरियल है ना, ऐसा होना चाहिए कि वो विथस्टैंड कर सके इंसेक्ट्स के अटैक को, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि जब आप स्टोर करेंगे मटेरियल्स को तो वहाँ पर इंसेक्ट्स भी हो सकते हैं, उसके अलावा रोडेंट्स वगैरह भी हो सकते हैं। तो ऐसे कंटेनर होना चाहिए जो इन सब से ना आपके प्रोडक्ट को बचा के रखे। उसके अलावा ऐसा हो कि मोल्ड ग्रोथ ना हो, ठीक है। उसके अलावा यही है कि ग्रेटर रिस्क होता है सेलुलोज सब्सटेंसेस के साथ। तो फिर उस केस में आपके पास मोल्ड की ग्रोथ हो जाती है। अब उसको अगर आपने प्रिवेंट करवाना है तो फिर आप कोई और मटेरियल भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, तो उसके बाद यही है कि अगर आप सेलुलोज सब्सटेंसेस ही आपको यूज करने पड़े हैं तो उस केस में फिर आप ये कर सकते हैं कि उससे इम्प्रिजन उसकी इम्प्रिजनेशन कर सकते हैं। उससे क्या होता है, उसके रिजल्ट में आपके पास सील प्रूफ मटेरियल आ जाता है जो लीक नहीं करेगा, ठीक है। अब आपका जो मटेरियल है उसमें आप पेपर यूज कर सकते हैं, सेलुलोज फाइबर, फिर रबर, ग्लास, प्लास्टिक, मेटल, ये सारे आप कंटेनर्स यूज करते हैं। सबसे पहले आपका आ जाता है पेपर। पेपर और सेलुलोज फाइबर, इसके आपके कार्टन जो होते हैं वो यूजुअली इसी के बने होते हैं। ये बहुत ज़्यादा कॉमन फॉर्म ऑफ पैकेजिंग है जो अफोर्डेबल भी आती है, डिस्प्ले के लिए भी ठीक है। उसके अलावा जो है स्टोरेज स्टोरेज भी इसकी इजी होती है और ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी ये बेस्ट रहता है। उसके अलावा फिजिकल प्रोटेक्शन भी देता है। और जो आपकी कार्टन वगैरह हैं वो ट्रेडिशनल मीन भी हैं, ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा यूटिलाइज आपके किए जाते हैं। रबर्स आ जाते हैं। रबर्स बेसिकली आपके जो इंजेक्टेबल्स होते हैं उनकी जो वायल्स होती हैं ना उनके ऊपर इससे क्लोज किया जाता है, ठीक है। तो इसमें नेचुरल भी आ जाती हैं, सिंथेटिक भी आ जाती हैं। बहुत ज़्यादा अगर नेचुरल को देखें तो बहुत अच्छी गुड रीसीलिंग तो नहीं देती मल्टी डोज इंजेक्शन के लिए। फ्रेगमेंटेशन एंड कोरिंग की अगर हम बात करें तो उसमें यही आ जाता है कि इस बात का मतलब ये है कि जब आप ना ये जो नेचुरल रबर्स होती हैं इनमें जब आप होल निडल्स को इंसर्ट करते हैं तो फिर उसमें ना आप ऐसे समझ लें कि होल क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है। अगर उससे कंपैरिजन करें सिंथेटिक रबर को तो वो ज़्यादा बेटर रहती है, ठीक है। उसकी काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ भी हैं, वो अच्छी रहती है। आप उसके अलावा अगर देखें तो इसमें भी काफ़ी सारे मटेरियल से मिलके बनी होती है। अच्छा, इस ये जो रबर्स वगैरह होते हैं इनमें भी ऐसे कुछ एडिटिव्स या प्रिजर्वेटिव्स ऐड किए जाते हैं जो इनकी डिग्रेडेशन वगैरह को और इनको भी स्टेबल रखने में हेल्प आउट करते हैं।
एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें वो यही है कि जब भी आप ये रबर मटेरियल यूज़ करेंगे इससे पहले टेस्ट ज़रूर करें, कोई भी मटेरियल यूज़ करें, टेस्टिंग उसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। टेस्ट पहले किया जाएगा, उसके बाद यूज़ किया जाएगा। इसके अलावा अगर हम इंजेक्टेबल्स वगैरह में ये इंट्रावेनस सस्पेंशन वगैरह उनकी कवरिंग में ये कवरिंग उन्हें सील करने के लिए यूज होते हैं। उसके अलावा एरोसोल्स और जो मिल्टर डोज पम्प्स होते हैं ना, उसमें जो रबर का गैस्केट्स उनका बना होता है, ठीक है, तो वो भी रबर मटेरियल उसमें यूज हो रहा होता है। उसके बाद सेकंड ग्लास है। ग्लास बहुत ज़्यादा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है, बहुत अच्छा मीन है, इकोनॉमिकल भी है और रेडियली अवेलेबल होता है, डिफरेंट साइज शेप में अवेलेबल होता है। जो इसकी इम्परमिएबिलिटी होती है, यानी कि ये चीज़ों को क्रॉस नहीं होने देता, एफडी अप्रूव है, स्ट्रेंथ है, रिजिडिटी है, डिटोरिएट नहीं करता, क्लीन करना इजी होता है। उसके अलावा इफेक्टिव क्लोयर होता है और कलर भी अच्छे हैं, एम्बर कलर में भी आ जाता है। बस डिसएडवांटेज इसका यही है कि ये फ्रेजाइल है, ठीक है, इजीली डिस्ट्रॉय हो जाता है। फिर आपके प्लास्टिक कंटेनर की बात आ जाती है। प्लास्टिक कंटेनर की बात करें तो बहुत ज़्यादा कॉमनली ये भी यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। अब इसमें मोस्टली आपके ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशंस वगैरह, सिरप्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी प्लास्टिक बोतल्स में ही आती हैं। इजीली होता है, इजी टू हैंडल है, चीप होता है, हाई क्वालिटी होनी चाहिए इसकी और इसका डिज़ाइन भी अच्छा होना चाहिए। उसके अलावा अगर हम देखें तो ये रेजिस्टेंस होते हैं टू ब्रेकेज, ठीक है, ब्रेकेज वाला इसमें खतरा नहीं होता। और कुछ इसके भी एडवांटेज हैं, कुछ डिसएडवांटेज भी है। लो कॉस्ट होते हैं, लाइट वेट, ड्यूरेबल होते हैं, प्लीजेंट टू टच होते हैं, फ्लेक्सिबल हैं, ऑडरलेस है, इनर्ट भी है, अनब्रेकेबल है, लीक प्रूफ है और रिटेन कर जाते हैं किसी भी शेप में, कोई भी शेप में आप बना सकते हैं। डिसएडवांटेज का यही है कि जो प्लास्टिक होती है वो उसमें इंटरेक्शन हो सकती है आपके प्रोडक्ट के साथ, एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन लेबलिंग का इशू आ सकता है। फिर स्ट्रेस पैकेजिंग, लाइटनेस, ठीक है, फिजिकल स्टेबिलिटी, ये सारे इश्यूज के साथ आते हैं। फिर आपके मेटेलिक आ जाते हैं। मेटेलिक कोलैप्सिबल ट्यूब्स होती हैं। उसके अलावा कंटेनर्स भी होते हैं आपके, ठीक है। अब इनमें जो है इनको हम देख लेते हैं। अब ये जो मेटालिक कंटेनर्स है ना, ये डिफरेंट मेटल्स के बने होते हैं आपकी, जैसे जो ऑइंटमेंट्स या क्रीम्स आती हैं वो कोलैप्सिबल ट्यूब्स में आती हैं, वो एग्जांपल है इसकी। और अगर हम CSC वगैरह की बॉटल्स देखें तो वो आपकी जो है उनकी पैकेजिंग भी इसी मटेरियल की होती है। ये भी अच्छा मटेरियल आपका होता है, इन्वायरमेंटल हैजर्ड से प्रोटेक्ट करता है। इसमें एक चीज जो होती है वो ये है कि आपकी इन्वायरमेंट को भी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन तो आपको देता है, ठीक है, कंटामिनेशन वगैरह से भी प्रिवेंट करेगा और लाइट वेट होता है, हाई स्पीड फिलिंग भी इसकी होती है, ठीक है, और अनब्रेकेबल है। लेकिन ये हो सकता है कि ये इंटरेक्ट कर जाए आपकी प्रोडक्ट के साथ अगर तो इसकी प्रॉपरली इंटरनल कोटिंग नहीं होगी या इसकी कोटिंग ब्रेक हो गई, ठीक है, तो उस केस में फिर आपके पास ये वाला इशू आ सकता है। नेक्स्ट जो है आपकी टिन है। टिन जो है आपका फूड इंडस्ट्री में प्रेफर किया जाता है, समवट फार्मास्यूटिकल्स में भी किया जाता है। गुड अपीयरेंस होती है, कंपैटिबल होता है वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स के लिए। एल्यूमिनियम की बात करें तो ये आपकी शिपिंग कॉस्ट जो होती है इसमें नहीं होती, लाइट वेट होता है, अपीयरेंस भी इसकी अच्छी होती है। लेड कंपाउंड्स की बात करें तो लो कॉस्ट होती हैं, ट्यूब्स होती हैं, लेकिन ये ऐसे मटेरियल के लिए ऐसी सब्सटेंसेस के लिए यूज की जाती हैं कि जो नॉन फूड हो, ठीक है, ये इंक, एडहेसिव्स, लुब्रिकेंट्स, इन सब के को पैक करने के लिए यूज की जाती हैं। और ये जो है इनकी ना असल में इशू ये होता है कि लेड पॉइजनिंग का चांस रहता है, ठीक है, तो ये आपकी बाकी जो है इंडस्ट्रीज उनके लिए यूज नहीं की जाती। टूथपेस्ट वगैरह आते हैं आपकी लेड ट्यूब्स में, लेकिन उनको भी इंटरनली क्या किया जाता है, इंटरनली उन्हें कोट किया जाता है, ठीक है, उसके बाद ही वो यूज किए जाते हैं। जैसे फ्लोराइड टूथपेस्ट वगैरह वो इस पैकेजिंग में आते हैं।